नमस्कार साथियों। आज हम इरविन गॉफमैन के बारे में चर्चा करेंगे। इरविन गॉफमैन का जन्म कनाडा में सन 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था। इरविन गॉफमैन को समझने से पहले हमें उनके, चूँकि वह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से आते हैं, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को शॉर्ट में थोड़ा समझना आवश्यक हो जाता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से आशय है, सबसे पहले प्रतीक क्या होते हैं। कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा हमारी अभिव्यक्ति होती है। जैसे भारत का जो तिरंगा झंडा है वह राष्ट्र की अभिव्यक्ति करता है। दिन भर में हमारे जो लाइफ में तमाम प्रतीकों के माध्यम से हम अपनी बातें कहने का प्रयास करते हैं, अभिव्यक्ति करने का प्रयास करते हैं। ये प्रतीक कहलाते हैं। और अंतःक्रिया क्या होती है? अंतःक्रिया से आशय है कि जब भी कोई व्यक्ति क्रिया करता है तो दूसरे के सापेक्ष क्रिया करता है। वह व्यक्ति जब कोई व्यक्ति क्रिया करता है तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी क्रिया करता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी को जाकर चांटा मारता है तो प्रतिक्रिया स्वरूप वह व्यक्ति भी उसमें चांटा मार सकता है। तो यह दोनों के बीच अंतःक्रिया हुई। अंतःक्रिया का मतलब है कि किसी की क्रिया के फलस्वरूप या उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्रिया करना, सामने वाले की जो क्रिया है उसकी प्रतिक्रिया या उसकी सापेक्ष हमें क्रिया करना अंतःक्रिया कहलाता है। और जो उपागम प्रतीकों के रूप में अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है वह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी उपागम कहलाता है। अब आते हैं इरविन गॉफमैन के ऊपर। इरविन गॉफमैन ने अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य ड्रामेटर्जी अप्रोच के रूप में एक नई अप्रोच या नए परिप्रेक्ष्य का जन्म दिया। ये प्रतिदिन के जीवन में प्रतीकों और अनुष्ठानों के साथ साथ सहभागी अवलोकन पर विश्वास करते हैं। ये प्रतिदिन के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में जो अनुष्ठान, जो बातचीत होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनके आधार पर अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। और यह सहभागी अवलोकन की बात करते हैं, मतलब जहाँ का इन्हें निरीक्षण करना है, परीक्षण करना है, वहाँ जाकर उस समूह के सदस्य बनकर अवलोकन करने की बात करते हैं। इरविन गॉफमैन ने अपनी पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, इनकी फेमस पुस्तक है, अपने अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में लिखा है। इरविन गॉफमैन के अनुसार अभिनय शास्त्र के रूप में एक विशेष दृष्टि प्रदान की है। इस उपागम के अनुसार यह माना जाता है कि स्व की रचना, स्व मतलब खुद की रचना कई भूमिकाओं द्वारा होती है जो व्यक्ति द्वारा समय समय पर विश्व मंच पर निभाई जाती है। समय समय पर विश्व मंच पर व्यक्ति जिंदगी में जीता है। इरविन गॉफमैन का मानना है कि व्यक्ति अभिनय करता है, समाज के हिसाब से अभिनय करने का प्रयास करता है। सामाजिक अभिनेताओं का प्रमुख लक्ष्य अपने विभिन्न आत्मनों को इस प्रकार स्पष्ट करना है ताकि उसकी एक विशिष्ट छवि बन के आ सके। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी एक विशिष्ट छवि समाज में बने, और उस छवि को बनाने के लिए व्यक्ति समाज के हिसाब से अभिनय करता है। यही इरविन गॉफमैन की स्टडी का विषय रहा है। इरविन गॉफमैन के अनुसार सामाजिक विश्व स्वव्यवस्थित नहीं है और ना ही व्यवहार में कोई अर्थ निहित होता है। किसी भी सामाजिक व्यवहार का अर्थ सामाजिकता तभी ग्रहण करता है जब उसका समाज में महत्व होता है। जब व्यक्ति कोई अर्थ प्रदान करता है, सामाजिक अंतःक्रिया में व्यक्ति एक दूसरे के समक्ष उपस्थित नहीं होते, बल्कि वह अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का प्रयत्न करते हैं। सामाजिक क्रिया में जरूरी नहीं है कि व्यक्ति एक दूसरे के सामने उपस्थित हों, लेकिन वह अपनी प्रतिभा के द्वारा दूसरे को प्रभावित, दूसरे की क्रिया पर प्रतिक्रिया देने का प्रयास करते हैं। इरविन गॉफमैन का मानना है कि दो तरह की भूमिकाएं देखने को मिलती हैं। नाट्य शास्त्र में वो दो तरह की भूमिका बताते हैं, अग्रमंच और पश्चिमंच। अग्रमंच को उन्होंने फ्रंट बोला है और पश्चिमंच को बैक बोला है। इरविन गॉफमैन दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में अभिनय कला और दैनिक जीवन
की बात में वो अभिनय को प्रमुखता देते हैं। एरविन गॉफमैन कहते हैं अपनी पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, जो 1969 में प्रकाशित हुई थी, में उन्होंने कहा है कि अग्रमंच वह भाग है जहाँ पर कोई व्यक्ति अपना अभिनय करता है, जैसे कि कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, एमआर जिसको बोलते हैं, वो डॉक्टर के पास जाता है, टाई लगा के जाता है, उसको टाई लगा के जाना होता है, वेल सूट बूट पहन के जूते पॉलिश करके जाता है, वो डॉक्टर के पास जाके अभिनय करता है। वास्तविकता में वह ऐसा नहीं है। पश्चिम मंच में वो कुछ और है, काफ़ी सामान्य रहने वाला इंसान है, बिल्कुल आराम से मस्त मौला फॉर्मल ड्रेस में नहीं पहनता, जो ड्रेस है वो पहनने वाला है, लेकिन उसको अपनी आजीविका चलाने के लिए अग्रमंच में अभिनय करना होता है समाज के हिसाब से। तो उसको डॉक्टर के हिसाब से अभिनय करना होता है, वहाँ जाके मुस्कुराना होता है, कई दवाओं के सैंपल रखना होता है, अंग्रेजी बोलना होता है, तमाम प्रकार के अभिनय करने होते हैं। तो इरविन गॉफमैन कहता है कि जैसे ही व्यक्ति अग्रमंच में आता है, समाज के सामने आता है, तो वो समाज के अनुसार अभिनय करने लगता है। और उस व्यक्ति के सामने भी कई लोग अभिनय करने लगते हैं। डॉक्टर भी उनके साथ फॉर्मल हो जाते हैं, जबकि डॉक्टर भी वास्तविकता में ऐसे नहीं होते हैं। तो कभी व्यक्ति उसी समय दर्शक बन जाता है और कभी उसी समय वह अभिनेता बन जाता है। यह प्रक्रिया अग्रमंच में चलती रहती है। इसको इरविन गॉफमैन ने अग्रमंच या फ्रंट बोला है। पश्चिम मंच पीछे का हिस्सा होता है। पीछे क्या हो रहा है किसको क्या पता, क्या व्यक्ति के मन में है, क्या व्यक्ति के विचार हैं, लेकिन उसको समाज में अपने आप को प्रेजेंट इस तरीके से करना होता है, इसलिए वह अग्रमंच पर आकर अभिनय करता है। पीछे का मंच स्वाभाविक होता है। जैसे रामलीला में अभिनय करते समय राम, लक्ष्मण और रावण मंच पर अभिनय करते हैं। जब वह पश्चिम मंच पर जाते हैं, तो हो सकता है कि हनुमान कहीं पर जाके धूम्रपान कर रहे हो, उनके साथ रावण भी कर रहा हो। ये पश्चिम मंच की क्रियाएं हैं। लेकिन अग्रमंच पर जो क्रियाएं की जाती हैं वह लोगों को दिखाने के लिए की जाती हैं, समाज में सर्वाइवल करने के लिए की जाती हैं। इसीलिए इरविन गॉफमैन जो पश्चिम मंच की क्रियाएं हैं, बैक की क्रियाएं हैं, उनको जैविक स्व के रूप में देखते हैं। जैविक स्व मतलब जैसे जो मूलभूत आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जैसे व्यक्ति को भूख लगती है, ये उसका जैविक स्व है। बायोलॉजिकल आपको मिला हुआ है कि व्यक्ति को भूख लगती है, ये उसकी पश्चिम मंच की क्रिया है कि उसको भूख लगती है। तो वो अग्रमंच में जाकर तमाम प्रकार के काम करता है, मेहनत करता है, कंपटीशन की तैयारी करता है, शो करने की कोशिश करता है कि मैंने ये तैयारी की, एग्जाम देता है, फाइट करता है, नौकरी पाता है। तो जो पश्चिम मंच में वो अभिनय करता है, अपने अग्रमंच में अभिनय करता है अपने पश्चिम मंच को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि उसकी जो जैविक स्व है वह उसका भूख लगना है, लेकिन उस जैविक स्व की पूर्ति वह सामाजिक स्व के द्वारा कर सकता है। और सामाजिक स्व में उसको अभिनय करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह अपने गुजारे के लिए खाना जुटा पाता है। वो अभिनय दिन प्रतिदिन लाइफ में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अभिनय करने का प्रयास करता है। कोई भी क्रियाएं करता है तो वह अभिनय के लिए ही करता है। वास्तविकता में उसके पीछे बैक में क्या है वह तो व्यक्ति ही जानता है। तो इसका अध्ययन नाट्य शास्त्र के रूप में इरविन गॉफमैन ने व्यक्ति की दैनिक जीवन का अध्ययन करने का प्रयास किया है। इरविन गॉफमैन इसके अंतर्गत अभिनय, मास्क, भूमिका, रंगमंच, सारी की सारी जो फिल्मों में यूज होने वाले टर्म्स हैं उनका यूज करते हैं। इसी कारण इरविन गॉफमैन की आलोचना भी होती है कि ये तो कोई समाजशास्त्री नहीं लगता, ये तो कोई साहित्य का व्यक्ति है जो साहित्य को लेकर चर्चा करता है। इरविन गॉफमैन ने साहित्य को लेकर ही चर्चा की है। दिन भर उन्होंने किताबों को लेकर चर्चा की कि साहित्य में क्या लिखा है, उसी के हिसाब से उन्होंने समाज का अध्ययन करने का प्रयास किया है कि व्यक्ति अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है, इस तरीके का अभिनय कर रहा है, तो उसका पश्चिम मंच क्या है। पश्चिम मंच मतलब उसका जैविक स्व क्या है, और उसी के आधार से वह अग्रमंच पर आकर अभिनय करता है। अग्रमंच पे अभिनय करते हुए कभी वो अभिनेता बन जाता है तो कभी दर्शक बन जाता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी अग्रमंच पर उसके सामने अभिनय कर रहा है।
इरविन कॉफमैन कहते हैं कि जब स्व बाहरी दुनिया में आता है तो बाहरी दुनिया उसके लिए एक रंगमंच है। जैसा कि मैंने अभी बताया, यह स्व जो अनगिनत भूमिकाओं को अभिनीत करना पड़ता है, इन अभिनय के द्वारा जैविक स्व एक सामाजिक स्व बन जाता है। जैसे आपको भूख लगी, आपका जैविक स्व भूख लगना है, उसके लिए आपने समाज में जाके तमाम क्रियाएं की, अभिनय किए और उसके द्वारा आपने एक सामाजिक स्व बनाया। यही बात इरविन कॉफमैन कह रहे हैं। इरविन कॉफमैन क्या कह रहे हैं कि जब जैविक स्व को सामाजिक स्व बनाया जाता है तो तमाम प्रकार की सज्जा, ड्रामेबाजी और तमाम प्रकार के रंग संयोजन, पर्दा गिरता है, तमाम तरीके के म्यूजिक चलते हैं। इसी प्रकार लाइफ में भी जब जैविक स्व को सामाजिक स्व बनाया जाता है तो पूरी जिंदगी भर व्यक्ति अलग अलग तरीके से अभिनय करता रहता है। एक तरीके से इरविन कॉफमैन यह मानते हैं कि व्यक्ति का जीवन एक अभिनय है। इरविन कॉफमैन सामाजिक परिवेश को फ्रेम बोलते हैं। फ्रेम का मतलब होता है ढांचा बोलते हैं, मतलब व्यक्ति अपने आसपास एक ऐसा सामाजिक परिवेश बनाना चाहता है, एक ऐसी समाज और संरचना करना चाहता है जो स्वयं व्यक्ति के अपने व्यवहारों से करता है। अपने समाज में एक ऐसा ऑरा बनाना चाहता है, फ्रेम बनाना चाहता है कि मैं ये हूँ। वो व्यक्ति ये शो करना चाहता है कि मैं ये हूँ। इसी को वो फ्रेम कहता है। समाज में फ्रेम बनाता है, अपने परिवेश बनाता है। इसका विश्लेषण करते हुए इरविन कॉफमैन ने 4 भाग बताए हैं: फ्रेम बिल्डिंग, फ्रेम ब्रिजिंग, सेतु बंधन। मतलब सबसे पहले वह अपनी एक पहचान बनाता है, फ्रेम बनाता है कि मेरी समाज में ये है, मतलब सेतु बनाता है वो। दूसरा, फ्रेम एम्प्लीकेशन, प्रबंधन या सुधार। फ्रेम में सुधार भी करता है वो, समय समय के, नहीं मेरी ये जो छवि बनी है, ये फ्रेम बना है, इसमें मुझे सुधार करना चाहिए। फिर उसके बाद फ्रेम एक्सटेंशन, फ्रेम का विस्तार करता है, वो अपनी छवि का विस्तार करने का प्रयास करता है। नाट्य शास्त्र के रूप में नाटक करते हुए वह अपनी छवि का विस्तार करने का प्रयास करता है। उसके बाद वह उस छवि को ट्रांसफर करने का प्रयास करता है, परिवर्तित करने का प्रयास करता है, वह लोगों में अपनी छवि को पहुंचाने का प्रयास करता है। इस प्रकार फ्रेम के इरविन कॉफमैन ने 4 भागों में विभाजित किया है। इसका वर्णन इरविन कॉफमैन ने सन 1974 में प्रकाशित अपनी पुस्तक फ्रेम एनालिसिस में किया है। इरविन कॉफमैन इसकी कई विशेषताएं बताते हैं। जैसे समाज की प्रकृति को देखकर ढांचा बनाया जाता है, कैसा समाज है उसी प्रकार से हमें अपने फ्रेम बनाता है व्यक्ति। पढ़ा लिखा समाज है तो उसी प्रकार का फ्रेम बनाएगा, ग्रामीण समाज है तो वहाँ उसी प्रकार का फ्रेम बनाएगा। पढ़े लिखे समाज में वो बताएगा कि मैंने PhD की है, डीलिट की है, फलाना ये डिग्री है, इस तरीके का फ्रेम बनाएगा। ग्रामीण समाज है तो वो बताएगा मेरे पास इतनी खेती है, ट्रैक्टर है, ये है, फलाना है, ढिकाना, इस तरीके का फ्रेम बनाएगा। तो समाज की प्रकृति को देखकर ढांचा बनाया जाता है। तो ढांचे का एक भौतिक परिवेश होता है, हर एक ढांचे का एक भौतिक परिवेश होता है जिसके आसपास सारा फ्रेम निर्मित होता है। ढांचा सामाजिक होता है, अर्थात हम लोगों की भावनाओं को अंतःक्रियाओं और इच्छाओं से बना होता है। सामाजिक इसलिए होता है क्योंकि अंतःक्रियाएं अगले व्यक्ति के सापेक्ष, उसकी अगले व्यक्ति की क्रिया के सापेक्ष वो क्रिया करने का प्रयास करता है ढांचे के अंतर्गत, इसलिए। और ये इच्छाओं से बना होता है, उसकी इच्छा होती है कि हम इस तरीके का फ्रेम बनाएं अपना। ये इसकी 3 विशेषताएं हो गई। आगे की विशेषता है कि ढांचे में कोई ना कोई शब्द संकेत अवश्य होता है। इस शब्द संकेत द्वारा हम अपने अनुभवों को कर्ता के समक्ष रखते हैं। कोई ना कोई शब्द संकेत के रूप में हम अपने ढांचे के लिए यूज करते हैं। कोई ना कोई माध्यम जरूर होता है जिसके तहत हम अपने फ्रेम को निर्धारित करते हैं, ऑरा बनाते हैं अपना। ढांचे के निर्माण में परस्पर क्रियाओं एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परस्पर क्रियाएं मतलब अंतः क्रियाएं, एक दूसरे के प्रति जो अंतः क्रियाएं हैं, जिस संस्कृति में आप रह रहे हो उसका भी बहुत महत्व होता है। उसी के हिसाब से आप अपना ढांचा बनाते हो। ऐसा नहीं कि आप भारत में रह रहे हो, पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से अगर आप अपना ढांचा बनाओगे तो वो ढांचा या फ्रेम आपका काम नहीं आएगा, आपको वहां पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार इरविन कॉफमैन द्वारा अंतःक्रियाओं का भी क्रम बताया गया है। उन्होंने व्यक्ति की अंतःक्रियाओं को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को भौतिक रूप से एक दूसरे के सामने उपस्थित
होने वाली क्रिया बताया। जब व्यक्ति भौतिक रूप से आमने सामने एकत्रित होता है, इरविन गॉफमैन का ये प्रमुख विषय है कि वो आमने सामने की अंतः क्रियाओं का अध्ययन करना चाहते हैं। इसके क्रम में वो एक क्रम बताते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं वो व्यक्ति, पर्सन के रूप में दो या दो से अधिक व्यक्ति आप हो सकते हैं, कोई समूह हो सकता है। फिर जब वो पर्सन एक दूसरे के दूसरा होता है संपर्क, कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट में वो किसी भी तरीके से आ सकते हैं, वो पर्सन फोन के द्वारा आ सकते हैं, डायरेक्ट आ सकते हैं, पत्र के द्वारा आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं। जब संपर्क में आए उसके बाद उनके पास मुठभेड़ होती है, उन लोगों का मिलन होता है। मुठभेड़ मतलब मिलन होता है। और जब उनका मिलन होता है तो वे मंच अभिनय करते हैं, एक दूसरे के सामने अभिनय करते हैं, शो करने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा है, ये है, आपकी तबीयत कैसा है, ठीक है, मस्त है। इस तरीके के अभिनय करने की कोशिश करते हैं। और ये जब अभिनय लंबे समय के लिए चलते हैं तो यह सामाजिक प्रसंगों या अनुष्ठानों में जब व्यक्ति जाता है, जैसे विवाह समारोह है या कोई कार्यक्रम है जो लंबे समय तक होता है, तो वहाँ पर ये व्यक्ति अपना अभिनय लंबे समय तक करते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने 5 प्रक्रियाएं बताई हैं इसकी, कि पहले व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग होते हैं, समूह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनके बीच संपर्क होता है, फिर मुठभेड़ होती है, उसके बाद वह मंच अभिनय करते हैं और वो सामाजिक प्रसंगों के रूप में, जैसे जन्मदिन, त्योहार आदि के रूप में चलता रहता है। इरविन गॉफमैन ने यही नहीं कि पॉजिटिव वे में ही इसका अध्ययन किया हो, नेगेटिव वे में भी उन्होंने इसका अध्ययन किया है। पागलखाना, असाइलम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसमें उन्होंने पागलखाने का अध्ययन किया है। नेगेटिव रूप में भी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का अध्ययन उन्होंने करने का प्रयास किया है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं एनकाउंटर, स्टिग्मा, जिसको कलंक बोलते हैं। गॉफमैन की रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये कई बार एग्जामों में पूछी गई है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इससे मिलती जुलती कुछ पुस्तकें और हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग इन एवरीडे लाइफ जैक डगलस की पुस्तक है। सोशियोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ एंड्रयूस वेगर्ट की पुस्तक है। एवरीडे लाइफ सोशियोलॉजी ए एडलर की पुस्तक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये गॉफमैन की पुस्तक है। गॉफमैन ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पर काम करने का प्रयास किया है। इन्होंने फ्रेम्स की बात की है और अभिनय शास्त्रीय उपागम प्रदान किया गया है। फिनोमेनोलॉजी, प्रघटना शास्त्र में व्यक्ति को केंद्र माना जाता है, जबकि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया में स्व को केंद्र माना जाता है। स्व मतलब किस तरीके से व्यक्ति का जो आई है वो मी हो, इस चीज को केंद्र माना जाता है। यही प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और फिनोमेनोलॉजी में अंतर होता है। धन्यवाद।